सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इलेक्शन हुए अब 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो नताइज का मुअम्मा है वो हल नहीं हो सका है। अब उसकी वजह यह है कि जो गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज आए उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए हैं, लेकिन उन तमाम एतराज़ात को अगर आप एक साइड पर रख दें और जो इस वक्त ऑफिशियल फिगर सामने आ रहे हैं उसको सामने रखें तो अभी भी जो आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी वो 92 सीटों के साथ इस वक्त सर फहरिस्त हैं। अब अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनको मैंडेट दिया जाए और उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, लेकिन उससे पहले हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 6-8 माह की या 10 माह की सियासत पर भी नज़र डालनी होगी, जिसमें हमें तकसीम की सियासत नज़र आती है, जिसमें हमें शिद्दत पसंदी नज़र आती है, जिसमें हमें इदारों से टकराव नज़र आता है, जिसमें हमें एक ऐसा बयानिया नज़र आता है जो कि कहीं कहीं जिसने एक रियासत मुखालिफ शिद्दत इख्तियार की और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इस जमात को भुगतने पड़े। तो अब इतना भारी मैंडेट लेने के बाद क्या इस सियासत के तर्ज को तब्दील किया जाएगा, क्या हुकूमत बनाने में संजीदगी का इजहार किया जाएगा या नहीं, अब ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। और इसके बाद फिर हम ज़रा सा आगे चलें तो फिर दूसरे नंबर पर जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसने 79 सीटें हासिल की, उन्हें एक बड़ा डेंट इस इलेक्शन में पहुंचा, चूंकि हर एक की एक्सपेक्टेशन थी और उनकी मुखालिफ जमातें भी जो इलेक्शन कैंपेन चला रही थी वो भी ये कह रही थी कि इनको इस वक्त लाने की तैयारियां की जा रही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है, इनकी 100 से ज़ायद सीटें होंगी, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट सामने आए उसमें 79 सीटों के साथ ये दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। और दोनों की मुलाकातें, सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि MQM जो कि 17 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है, उनकी भी मुलाकातें चल रही हैं। और अब आगे हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर बात हो रही है। एक ये फार्मूला सामने आया कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और जिसकी सीटें ज़्यादा हैं यानी मुस्लिम लीग नवाज़ को 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए, और फिर जिसकी सीटें कम हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिरी 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए। तो इस फार्मूले पर भी बात हो रही है। अब देखते हैं कि ये इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, चूंकि ये हुकूमत साजी करना पाकिस्तान के इस वक्त इन मौशी हालात के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द हुकूमत बने, एक स्टेबल हुकूमत बने, क्योंकि आगे फिर बहुत सारे जो मौशी फैसले हैं वो इस हुकूमत ने करने हैं, बहुत मुश्किल फैसले भी लेने हैं, चूंकि अगले 6 जो एक मरला है वो बड़ा मुश्किल है। अब इसी दौरान हमने इन इलेक्शन के नताइज में बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे। मुस्लिम लीग नून के कई नामवर सियासतदानों को इसमें शिकस्त हुई। जो नई जमातें हमारे से वजूद में आई थी उन जमातों का तकरीबन सफाया हो गया और आज कुछ बड़े इस्तीफे भी इसी सिलसिले में सामने आए। जहांगीर तरीन जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा थे, अब वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद अपनी सीट से और अपनी पार्टी की लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया। फिर सिराजुल हक जो कि अमीर थे जमात इस्लामी के मरकजी अमीर, उन्होंने भी अपना इलेक्शन हारने के बाद अवामी मैंडेट को तस्लीम किया और वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। तीसरे इस्तीफे की खबर आई वो थी परवेज़ खटक के इस्तीफे की, जो कि पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं। लेकिन क्या उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर नहीं दिया, और इस खबर की उन्होंने फौरी तौर पर तरदीद भी की। वही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि परवेज़ खटक साहब के इस्तीफे की खबर किस हद तक दुरुस्त है, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। परवेज़ साहब ये बताइएगा कि जो आपके इस्तीफे की खबर चल रही है कितनी सदाकत है इस खबर में, क्या आपने इस्तीफा दे दिया? खबर है मैंने रिजाइन नहीं किया और ना सियासत छोड़ी। परवेज साहब ये बताइएगा कि क्या इस्तीफा आपने नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि गलत खबर है, तो क्या अपनी सियासत को आप जारी रखेंगे और जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले वही सिलसिला चलता रहेगा? इंशाल्लाह जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि इलेक्शन में अब आपकी पार्टी तो बहुत बुरी तरह शिकस्त खा गई है, कोई मैंडेट भी आपको नहीं मिल सका, तो मुश्किल तो होगी अब आगे आपको सियासत में? इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती है जीती भी, लेकिन सियासत ना मैंने छोड़ी है और ना कोई इस्तीफा दिया और अपनी जदोजहद जारी रखूँ। लेकिन परवेज साहब जिन हालात में आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और फिर जीत भी गए, आवाम ने उन्हें भरपूर मैंडेट दिया, तो इस पर क्या कहेंगे? KP के तो पूरा क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने। मैं लोगों ने वोट दिया, बस इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों का फैसला है। लोगों ने जो फैसला करना तो उन्होंने कर दिया, हमने तो अपनी जदोजहद जारी रखनी। अच्छा परवेज साहब, इलेक्शन के नताइज पर तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों को माजी की तरह एतराज़ है और वो अपने अपने एतराज़ात और अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर सामने आ रहे हैं। तो आपकी पार्टी चूंकि बुरी तरह से शिकस्त खा गई है, तो इन इलेक्शन के नताइज पर आपको तो कोई एतराज़ नहीं है, यानी अवामी मैंडेट का आप एहतराम कर रहे हैं? मुझे किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं, लोग अपना फैसला करते हैं, वोट दिया जिसको दिया अच्छा किया, जो वो बेहतर समझते थे इस वक्त वो। कभी तो चेंजेस आती रहती हैं, कभी एक ही कभी दूसरी, कौन सी बड़ी बात है।
अच्छा सयाह साहब, आज ही हमने पहले जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। फिर हमने सिराजुल हक साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। तो ये इलेक्शन में हार का ये नतीजा है कि उन लोगों ने अब फिलहाल अपने अपने ओहदों से वो अलहदा हो गए। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आप तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे? ये उनकी मर्जी है, उनसे पूछें प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। ये उनकी अपनी मर्जी है, फैसला उन्होंने किया। मैंने कोई फैसला नहीं किया सियासत छोड़ने का या इस्तीफा देने का। गलत खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ खटक साहब, सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे की जो खबर चली है वो गलत है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अपनी सियासत, अपनी जद्दोजहद वो जारी रखेंगे। और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि आवाम ने जो मैंडेट दिया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो पूरे मुल्क में हो, वो उसको तस्लीम करते हैं और इन्हीं तमाम हालात में वो अपनी सियासत को भी जारी रखेंगे। दीगर मेहमानों को भी आपसे तारुफ करवाते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर बारी साहब, एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, अभी बात हो रही थी परवेज़ खटक साहब से, उन्होंने तो बहरहाल इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का इस्तीफ़ा, फिर सिराजुल हक साहब का इस्तीफ़ा। तो इससे पहले हमने इलेक्शन नताइज में बड़े बड़े नाम इलेक्शन हारते हुए देखे थे और अब वो कोई सियासत से मुस्ताफ़ी हो रहा है, छोड़ रहा है, कोई अपनी पार्टी का ओहदा छोड़ रहा है। तो इस इलेक्शन ने बहुत कुछ उलट पुलट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का जो नतीजा है वो गैर मुतवक्किल तो नहीं था, मुतवक्किल था। अच्छा, लेकिन लेकिन हम अंदाज़ा लगाने में गलती हो गई है कि तवक्कुह क्या है और क्या नतीजा आएगा। असल में जब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया तो यहीं से PTI की कैंपेन शुरू हो गई और जब मामूली केसों में उनकी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई तो उनकी हमदर्दी में इजाफा हुआ। और जब उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, और बल्ले का निशान न मिलना तो इतने अचंभे की बात नहीं है, कोई निशान भी नहीं मिला और उनकी मखसूस नशिस्तों के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी अदलिया भी बदनाम हो गई, तो फिर और ज़्यादा हमदर्दी आई। तो ये तो उन्होंने तकल्लुफ़ किया है कि उन्होंने कैंपेन की है, उनको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी तवक्कुह की जा रही थी कि रियासत जिस तरह जबर कर रही है, उनके लोगों को रोक रही है, उनके खेमों को उखाड़ रही है, कुर्सियों को फेंक रही है, लोगों को कैंपेन नहीं किया, मौका नहीं दिया रही। तो ये रियासत और हुकूमत या इदारों की गलती पे गलती, तो उसका एक लाजमी नतीजा आना था कि सारी की सारी हमदर्दी वो PTI के बाद जमा हो गई। अच्छा, और अब वो आपको नजर आ गया कि वो लोग पूरे मुल्क के अंदर जीत गए। अच्छा। अब मेरा कहना यह है कि आवाम की इस राय को मान देना चाहिए, अपनी अना की खातिर आवाम की राय की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो भी मान लेना चाहिए, सूबे में तो भी मान लेना चाहिए और मरकज में। एक बात आप याद रखें, हम सब लोग, पाकिस्तान हमारा महबूब मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और याद रखें कि जिना वाला पाकिस्तान नहीं है, जिना वाले पाकिस्तान में मशरक़ी और मगरबी दो पाकिस्तान थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। लेकिन जब 1970 में 160 नशिस्तों की हामिल मुजीबुर रहमान को दावत नहीं दी गई कि वज़ीर आज़म बन जाएं और 81 नशिस्तों पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया गया तो मुल्क दौलत हो गया। जब एक तजर्बा हुआ है तो हमें दोबारा उसका तजर्बा नहीं करना चाहिए, आवाम की राय के सामने सर हम तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मुफ्ती साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की कि जो आवाम की राय है, अब जो आवाम का मैंडेट है वो सामने आ गया तो उसको तस्लीम भी करें। तो ये एज जमात आप लोग इसको तस्लीम करने जा रहे हैं कि हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, तो हुकूमत बनाना आगे उन्हीं का हक है और उन्हीं को इस्तेहकाक मिलना चाहिए। जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं PMLN की, पीपल्स पार्टी की, MQM की, फिर ये सब नहीं होना चाहिए कि दूसरे तीसरे चौथे नंबर की जमातें मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं और पहले नंबर वाली जमात को अपोजिशन में बैठना पड़े। यही तो गलत है ना। बतकल्लुफ़ किसी अक्सरियत को अक़लियत में बदलना गलत था, गलत है होगा। और बतकल्लुफ़ किसी अक्सरियत को अक़लियत में और अक़लियत को अक्सरियत में बदलना गलत था, गलत है और गलत रहेगा। न शरन इसका जवाज़ है, न कानूनन जवाज़ है, न उर्फ़न इसका जवाज़ है। बस जिन लोगों को वोट मिले हैं उन पर दबाव नहीं डालो, हुकूमत बनाने का मौका दो। अब हुकूमत आपने उनको नहीं बनाने दिया तो आप इस लावे को ख़त्म तो नहीं कर सकते। ये आपको चैलेंजेस आपके सामने हैं। हम ग्रे लिस्ट के करीब हैं, हम दिवालिया हो रहे हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है। हमारी सारी की सारी नज़र उस पर होनी चाहिए किस तरह मजबूत हुकूमत आए या कौमी हुकूमत आ जाए, ताकि हम अपने चैलेंजेस को
देख सकें, उधर नहीं, सब कुर्सी पर नजर है। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, अलल ऐलान कहता हूँ। अभी हमारी जमात की राय आ जाएगी कल जी। 13 तारीख तो, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनल जाती तो समझता और हूँ मुफ्ती साहब, जमात की इस पर 8 क्या राय तारीख आने वाली जो है? कुछ जो हो रहा आपकी था, जो राय है कमोबेश एक उसी से मिनट, मिलती जुलती राय होगी? एक जी मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी। 8 तारीख को जो कुछ हो रहा था वो ठीक था। 12 बजे के बाद जो कुछ हुआ वो 9 तारीख को वो गलत था। अच्छा, तो सरवर बारी साहब, ये मुफ्ती साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, ये 8 की रात को जो 12 बजे तक हो रहा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद से फिर जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस रही या जो उनका किरदार रहा, आपके उस पर कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले 4 दिनों में जो कुछ जो खामियां सामने आई, कहीं फॉर्म 45 का इशू, कहीं 47 में कोई और नतीजा, तो ये क्या इनकॉम्पिटेंस थी, ये लैक ऑफ प्लानिंग थी, ये होमवर्क नहीं किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, ये हुआ क्या दरअसल? बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने बहुत ही, मैं समझता हूँ, मोतबर बात की है और बहुत ही दानिशमंदी वाली बात है, हिकमत वाली बात है, और मैं बहुत उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी जामिया बात की है। उन्होंने माना है कि ये जो है छोटी पार्टी को बड़ा बना दें और बड़ी को छोटा कर दें, ये गलत है, शरन भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि जो पूरी स्ट्रेटजी थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी हामी जमातों की, वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। एक तो ये थी कि स्ट्रेटेजिकली पीटीआई का ढांचा जो है उसका खात्मा किया जाए, उसकी लीडरशिप का तल्लक अवाम के साथ ख़त्म किया जाए, और उसके लिए खान साहब के ऊपर सैकड़ों मुकदमात का होना और इसके अलावा उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार करना या उनको मजबूर करना कि भाग जाएं, और एक खौफ की फ़ज़ा को पैदा करना और फिर बल्ले के निशान को उनसे छीन लेना, ये इनके स्ट्रेटेजिक जो है रिगिंग का प्लान था, जिसमें जैरीमैंडरिंग भी हुई, जिस तरह हल्काबंदियां की गई, जिस तरह इलेक्टोरल रोल तैयार किए गए, ये सब उसका हिस्सा था। और फिर ये था कि माइनर लेकिन वाइड स्प्रेड, यानी कि छोटी छोटी धांधली करें आप पोलिंग स्टेशन के लेवल पर, और लेकिन ये बहुत वसी पैमाने पर किया जाए, यानी कि 5 वोट एक पोलिंग बूथ पर इधर उधर कर दें, और इस तरह 30, 40, 50, 60 जितनी उनकी पहुंच हो सकती है किसी कैंडिडेट की, और वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री की कितनी प्लानिंग है। तो ये एक बहुत कंप्रीहेंसिव प्रोलॉन्ग्ड जो स्ट्रेटजी थी रिगिंग की, वो अप्लाई की गई, और उनका ख्याल था कि ये इसके बाद जो वोट जो है इधर उधर हो जाएंगे। और मुझे याद है कि चूंकि हमारी अपनी तंजीम जो पतन तरक्याती तंजीम और कोलेशन 38 है, इसने 3 सर्वे किए थे, ओपिनियन पोल कंडक्ट किए थे, फिर गैलप ने किया था, आईपॉर ने किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, अरब न्यूज़ ने किया। तो ये बाकी सारे जो ओपिनियन पोल थे वो दिखा रहे थे कि PMLN आखिरी महीने में आगे जा रही थी। हमारा जो ओपिनियन पोल था, जो हमने 8 जनवरी को किया, फिर 3 फरवरी को किया, फिर 8 फरवरी को किया, तो उसके मुताबिक तो हमारा वो छपा भी अखबारों में, कुछ मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया, और उसमें जो हमने हमारा ओपिनियन पोल में रिजल्ट आए वही इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन हुए हैं, जब फॉर्म 45 को जमा करें तो तकरीबन वही वोट बैंक PTI का PMLN का निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है, 2 किस्म के रिएक्शन आए हैं। एक तो मुफ्ती साहब ने बहुत वाज़े तौर पर बताया कि जो सिम्पथी फैक्टर है, यानी कि जो हमदर्दी का जो नुक्ता है, पहलू है, वो बहुत फैला है। जो जितना जबर हुआ है उतना ही जो है वो एक हमदर्दी बढ़ी है। लेकिन मेरी नजर में सिर्फ हमदर्दी का वोट नहीं बना, मुज़ाहमत का वोट बना है। पाकिस्तान में पहली दफा मुज़ाहमत का वोट बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। ये मज़ाहमत और हमदर्दी के फैक्टर्स पे लोगों ने वोट दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या ये वोट है जो 2018 जुलाई से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी, या फिर अप्रैल 2022 से और अगस्त 2023 तक जो PDM की कारकर्दगी थी? क्योंकि PDM की भी आप कलेक्टिव सीट्स देखें तो ये बाकी सारी जमातों की मिलके वो अच्छा खासा नंबर बनता है। तो ये क्या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया इस बार? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग भूल जाते हैं, लोगों को सिर्फ जो 16 माह की हुकूमत है और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो, और जो नाइंसाफी का एक समंदर था, और एक के बाद एक जो रहा है, ज़्यादातर ये वो उसके खिलाफ एक मुज़ाहमत का वोट है ये बुनियादी तौर पर। लेकिन इसमें
कुछ वोट ऐसे भी हैं जो हमदर्दी की वजह से, जो हमदर्दी का जो अमल है, फैक्टर है, वो भी इसमें आया। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, वो तो लोग भूल गए। जो पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, लोग उसको भूल चुके थे। जो महंगाई का जो पहाड़ टूटा है लोगों के ऊपर, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी है, और जिस तरह लोग निकले, आपको याद है कि पिछली गर्मियों में सैकड़ों की तादाद में हर शहर में मुजाहरे हुए। तो जो वो लोगों ने इसको देखा कि ये एक ही ग्रुप है जो उनके लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि उनके लिए एक समाज। थोड़ा सा मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जान लूं, और चलें, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ थे लेकिन अभी उनको रिकनेक्ट हम करते हैं और फिर उनसे भी इस पर बात करते हैं। अब मुफ्ती साहब, जो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अवामी मैंडेट को अब तस्लीम किया जाना चाहिए, तो अगर माइनस पीटीआई, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको माइनस करके अगर कोई गवर्नमेंट बनती है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बनाते हैं, एमक्यूएम भी जिस तरह हम देख रहे हैं मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर आपकी जमात के आपकी जो भी नशस्तें आई हैं उसके साथ उसका हिस्सा बनेगी, या फिर आप लोग अखलाकी पोजीशन लेंगे कि नहीं जी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए? देखें, अभी आपको खत्तो खाल बताते हैं ना, मीटिंग तो हमारी कल हो रही है। खत्तो खाल ये कि मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकात से मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार किया है। तो अभी तो मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर हमें हुकूमत बनाने में दिलचस्पी होती तो फिर हम इनकार करते। ये सब चीज़ों को देखो ना, हमारी असल बात जो है वो ये है कि किसी की अनाज की खातिर। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आता हूँ जरा आपके पास। जहांगीर जदून साहब भी मौजूद हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने। जहांगीर साहब, ये 90, 92, 93 जो भी आज़ाद उम्मीदवारों का इस वक्त ये नंबर सामने आ रहा है, अगर इनको हुकूमत बनानी है तो कानूनी तौर पर अभी इनको क्या करना पड़ेगा? वो जो कन्फ्यूजन है कि किसी सियासी जमात में इनको शामिल होना पड़ेगा या ये अपना एक पार्लिमानी ग्रुप बनाए, क्या आगे कानूनी प्रोसेस होगा? जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, इसमें आइन और कानून बहुत क्लियर है। अजवान का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 6 है। जब इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो वो किसी भी पार्टी में 3 दिन के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद वो उस पार्टी का हिस्सा होंगे। अच्छा, तो वो ये अब अलग बात है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका अपना जवाबदीद है। उनको कौन सी पार्टी, गवर्नमेंट की पार्टी में जाते हैं, किसी अपोजिशन की पार्टी में जाते हैं, या किसी में जाते हैं। लेकिन वो जब उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से, तो जदून साहब ये वही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि उस मुताल्लिका असेंबली में मौजूद है? यानी अगर कौमी असेंबली की हम बात कर रहे हैं तो फिर कौमी असेंबली में उस पार्टी का मौजूद होना ज़रूरी है? ये तो ऑब्वियसली जो पार्टी होगी, अगर उसका कोई इलेक्टेड बंदा होगा तो वो कौमी असेंबली की होगा। अगर एमएनए होगा तो वो कौमी असेंबली में तो पार्टी होगी ना। तो अगर पार्टी कौमी असेंबली में नहीं है तो फिर उनको ज्वाइन करने का फायदा क्या है? सही। और ये वो जो आज़ाद ग्रुप बनाने की बात हो रही थी कि वो अपना एक पार्लिमानी ग्रुप बना लें और अपना एक पार्लिमानी लीडर या अपोजिशन लीडर भी वो नॉमिनेट कर दें, तो वो उससे फिर मामला नहीं हल हो सकेगा? नहीं, आज़ाद तो देखिए ना, अगर वो आज़ाद इकट्ठे हो जाते हैं तो आज़ाद का स्टेटस तो आज़ाद का रहेगा, नहीं तो नहीं। अगर 3 दिन के अंदर शामिल नहीं होते तो उनकी मेंबरशिप तो नहीं खत्म हो हुआ, मैंने तो रहेंगे ना। और जदून साहब, ये फिर इसमें वक्त कितना ये दरकार होगा? ये इनको जो 3 दिन का वक्त दिया गया था, इलेक्शन कमीशन जब भी हतमी नताइज का ऐलान कर देगा उसके बाद से वो 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? जी, जो नोटिफिकेशन होगा जस्टिस मेंबर का आज़ाद का, उसका विदिन 3 डेज जो है वो शामिल होगा। ठीक है, तो मुफ्ती साहब जी, अब ये आज़ाद उम्मीदवारों पर एक ज़ाहिर है कि 72 घंटे का इनके पास टाइम होगा कि किसी सियासी जमात को इनको ज्वाइन करना है। तो अब क्या आपको लग रहा है आगे आप लोग अपना एक अखलाकी स्टैंड लेने जा रहे हैं कि इनको हुकूमत बनाने का मौका भी दिया जाना चाहिए? अब इनके पास अगर 169 नंबर्स पूरे नहीं होते तो फिर ये वक्त गुजरता जाएगा और ये कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पार्लिमानी रवायत तो यही है कि जो लोग अपनी अक्सरियत रखते हैं उनको सदर साहब मौका देंगे कि आए जी आप हुकूमत बनाएं। वो जो सादा अक्सरियत होती है या ये कि दीगर जमातों की मनस्बत अक्सरियत होती है और वो बेशक वो रेड लाइन को अबूर न करे तो उनको हक होता है कि वो बनाए। अगर वो नहीं बना सके तो फिर दूसरी बड़ी जमात को कहा जाएगा। अगर दूसरी बड़ी जमात भी नहीं बना सकती तो फिर इस असेंबली को तोड़ दिया जाएगा। मेरी राय के मुताबिक इसको पार्लिमानी रवायत के मुताबिक आज़ाद लोगों को देना चाहिए कि वो उनको मौका देना चाहिए। अगर वो नहीं बना सके, मतलूबा अदद जो है वो नहीं हासिल कर सके, तो उनको चाहिए कि फिर वो दूसरे ग्रुप को। ठीक है, फिर दूसरे मेरे ख्याल के अंदर अखलाकी रवायात को कुर्सी के लिए तबाह नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सरवर भाई साहब, ये जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे
इलेक्शन कमीशन का अगर ये हतमी नतीजा अनाउंस में होने में डिले हो जाता है, तो हमने कल देखा एक वसीम कादिर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। तो फिर ये इस तरह से आज़ाद उम्मीदवारों के अपनी, जबकि वो हल्फ भी दे चुके थे, उनका वो हल्फ की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, तो फिर ये एक एक करके अगर आज़ाद उम्मीदवार दूसरी कश्तियों में सवार होने लगे तो ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात फिर शुरू हो जाएगी, फिर वो इलेक्शन के पूरे निज़ाम पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं फिर मुफ्ती साहब की बात की तायद करूंगा कि वो बहुत वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं कि ये गैर अखलाकी भी है और अनडेमोक्रेटिक भी है, गैर जमहूरी भी है, गैर अखलाकी भी है कि लोगों को ख़रीदा जाए और मुल्क की जो सियासत है उसका बेड़ा पहले ही बहुत गर्क हो चुका है और मज़ीद कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक ज़ाहिर है जो इंडिपेंडेंट है उनको कानूनी जो है ये पहलू जो है उसके मुताबिक वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक अखलाकी और एक डेमोक्रेटिक और उनकी जो अपनी कमिटमेंट है जो उन्होंने पार्टी को दी है, जिसके लिए उन्होंने हलफ उठाए हैं, तो जाहिर है लालच जो है बहुत बुरी चीज़ है और वो पहले भी किया गया है, तोड़ फोड़ की गई थी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल से आज तक सिवाय वसीम कादिर साहब के कोई और नहीं टूटा और ज्यादा गालिब इम्कान यही है मेरी नज़र में कि बहुत सारे लोग नहीं टूटेंगे और ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ही पार्टी में जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मौजूद है। इस वक्त कौमी असम्बली में किसी भी पार्टी का कोई शख्स कोई नहीं है, कोई एमएनए कोई नहीं है। तो वर्चुअली जो है वो अगर हम देखें तो इस वक्त कौमी असम्बली में तो पीटीआई नहीं है, ना कोई और जमात है, लेकिन सेनेट में पीटीआई बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अपने ही जमात को ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुफ्ती साहब, आखिरी चंद सेकंड रह गए हैं, जो एक फार्मूला सामने आया है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, इस पर भी एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा कि 3 साल तक एक पार्टी का वज़ीर आज़म और 2 साल तक एक पार्टी का वज़ीर आज़म, क्या ये एक बेहतर फार्मूला है कि इस पर आगे बात की जाए? मेरी राय तो ये है कि आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप वज़ीर आज़म बनाए और मियां नवाज शरीफ साहब डट कर अपोजिशन लीडर बने। अच्छा, चलें, आप मियां साहब को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर बने। अब देखते हैं कि आपकी जमात का, मौलाना साहब का ये मशवरा और पैगाम मियां साहब तक जाता है और उन पर असर करता है या नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह सरवर बारी, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो 2 बड़े इस्तीफ़े सामने आए। जहांगीर तरीन और सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दिया। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने ये फैसला किया और अवामी मैंडेट को तस्लीम किया। और फिर उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और सियासत जारी रखने का ऐलान किया, जबकि उनकी जमात को भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और फिर मुफ्ती किफ़ायत साहब का जो JUI की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो ये कि आज़ाद उम्मीदवारों ने अगर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं तो उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। और ये उसूली मौक़िफ़ और ये उसूली पोजीशन इस वक्त एक JUI की है। तो अब आगे क्या हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मीटिंग्स भी चल रही हैं। MQM का वफ़द भी इस्लामाबाद और लाहौर पहुंचा हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से आपस में एक मुशावरत का माहौल बना हुआ है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने नंबर गेम पर फोकस कर रही हैं। तो क्या सूरत जा रही है, चूँकि 28-29 तारीख को सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास भी कॉल होना है और उससे पहले ही ये सब कुछ, ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट होनी है। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? आमिर ज़िया साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो 2 इस्तीफ़े आए आमिर साहब, इस पर आपका कमेंट कि सिराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया, अपनी जमात की वो इमारत उन्होंने अमीर जमात इस्लामी के तौर पर वो अब मुस्तफ़ी हो गए। जहांगीर तरीन साहब ने तो सियासत को ही खैरबाद कह दिया है। तो ये इस इलेक्शन ने बहुत सारे पार्टियों की क्या कहेंगे, उनको ट्रैक से आउट कर दिया या आगे के लिए एक पोजीशन क्लियर कर दी, एक सियासी मंजरनामा आगे का दिखा दिया? देखिए, जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक नज़रियाती बड़ी पुरानी कदीम सियासी जमात है और उसकी जो इंतखाबात में आपने देखा कि कभी भी उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। यही उनकी 1-2 सीटें, 3 सीटें आती हैं और इन लोगों ने मुख्तलिफ तजर्बे किए और तजर्बे जो हैं मतलब है हर दौर में जारी रहे। आप जो काजी हुसैन अहमद साहब इनके से पहले के अमीर हुआ करते थे, मुनव्वर हसन से जो पहले अमीर हुआ करते थे, उन्होंने PIF बनाई थी, पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट बनाने की कोशिश की थी कि जमात इस्लामी को मकबूल जमात बनाया जा सके, लेकिन वो मकबूल नहीं हो सकी थी उस हिसाब से ना। और फिर हमने देखा कि काजी साहब भी जो थे उन्होंने एक अपनी उम्र की वजह से और बाज़ और वजूहात की बिना पर जिनका तर्ज सियासत था
उन पर ये कहा गया कि जिन्होंने जमात इस्लामी की सियासत को डाइल्यूट किया, तो उन्होंने भी खैर बात कह के वो हट गए थे, इमारत से हट गए थे जमात इस्लामी की। फिर मुनव्वर हसन साहब आए, उन्होंने भी मतलब है कि उनके एक अंदाज था, बहुत नजरियाती आदमी थे, उनका भी अगर आप याद करें तो उन्होंने भी फिर कबल वक्त उनकी जो थी इमारत जो थी अमीर होने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सिराजुल हक साहब ने फिर रिप्लेस किया। सिराजुल हक साहब ने काफी तवील से जमात इस्लामी की क़यादत की है, और ये वाहिद जमात है कि जिसमें किसी की खानदान की मौरूसियत की जगह नहीं है, जो हमारी और दीगर सियासी और दीनी जमातों में है, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम में अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, अगर अमीर को दूसरी टर्म मिलती है तो भी इंतखाबात के बाद मिलती है। तो मैं समझता हूँ जमहूरी रवैया है और अच्छी एक उन्होंने मिसाल कायम की है। सिराजुल हक साहब ने बड़ा काम किया जमात इस्लामी का, नेक नाम शख्स हैं, नजरियाती आदमी हैं, और अगर बाज़ जब आप देखते हैं कि आपने 5-6 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने साल इन्होंने क़यादत की, काफ़ी तवील अर्सा किया है इन्होंने भी, और वो सोचते हैं कि जी अब मेरा वक्त आ गया और कोई नए खून को सामने आना चाहिए, कोई नए चेहरे को बतौर अमीर जमात इस्लामी आना चाहिए। तो एक तरह का आप समझिएगा कि जमात इस्लामी में किसी खलफशार की निशानदेही नहीं करता, बल्कि एक मुस्बत चीज़ है। और दीगर सियासी जमातों को भी अगर उनके इंतखाबी नताइज अच्छे नहीं आते तो एक कहीं ना कहीं सेल्फ सिस्टम खुद तनकीदी होती है कि अपने आप को कदर कलामी की माजरत, लेकिन ये चूंकि ज़ाहिर है कि छोटे मैंडेट की जमातें हैं, तो क्या जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उन पर अब इस फैसले का प्रेशर पड़ेगा? चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त नतीजा है NA 130 का, वो पहले ही चैलेंज हुआ है, और अगर वहाँ से कोई ऐसा रिजल्ट सामने आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसके बाद उन पर भी प्रेशर पड़ सकता है कि जी अगर आवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो फिर आप पार्टी की लीडरशिप छोड़ें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। अरबाब, आपकी ख्वाहिश अच्छी, लेकिन यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ख्वाहिश नहीं है मेरी, ये सिर्फ मैंने सवाल के तौर पर आपके सामने रखा है। चले, सवाल के तौर पे आपने ख्वाहिश का इजहार किया, मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, आपको एक जुमले को घुमा रहा हूँ कि ख्वाहिश अच्छी हो सकती है लेकिन ये पूरी नहीं होगी कभी भी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो और अपना नून लीग हो, ये खानदानों की जाती मिल्कियत बन गई है ये जमातें। ये उस तरह से नए इंतखाबात होते हैं, इसमें अगर लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है हम ओहदों पे, तो आप देखिएगा अपने खानदान के इर्द गिर्द के लोगों को किया जाता है। जैसे कि नून लीग में रिवाज है कि इसाकदार समझी हैं, बेटी उनकी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, ये लोग जो है गालिब हैं, और उसके बाद वो लोग हैं कि जो इनकी फर्माबरदारी करते हैं। यहाँ पर एक सियासी जमात की तरह कि जहाँ पे बहस मुबाहिसा हो, इख्तिलाफ राय हो, इसका तस्वुर ही नहीं है। यही सूरत हाल कमोबेश पीपल्स पार्टी की भी है कि वहाँ पर आप देखेंगे जरदारी साहब की बहनें जो हैं वो उसमें फाल हैं, खुद बिलावल साहब हैं, उनकी जो बहन है आसफा वो फाल हैं, जरदारी साहब हैं। तो ये जमातें जो है खानदान की प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी को आप देखेंगे जी, वो गफ्फार खान साहब का जो खानदान है उसकी मिल्कियत बनी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मुफ्ती महमूद और अब मौलाना फजल रहमान साहब की मिल्कियत, अपने बेटों को टिकट देते हैं, भाइयों को टिकट देते हैं, आम कारकुन उसमें आपको नजर नहीं आता। तो वो बिल्कुल अलग जमात है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन हार भी जाए तब भी उनकी जमात रहेगी, जीत भी जाए तब भी उनकी जमात रहेगी। तो ये तो उन जमातों में होता है कि जो जमहूरी जमातें होती हैं, जहाँ पर मिडिल क्लास होती है, जहाँ पर बहस होते हैं, इदारे होते हैं, तो मैं बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो आमिर साहब, ये जो सियासी तौर पर अब ये जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं जो हुकूमत साजी के लिए, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स इंडिविजुअली तो पूरे हैं, लेकिन वो कलेक्टिव एफर्ट के जरिए हुकूमत में आना चाह रहे हैं। जो नया फार्मूला लेकर आए कि ज़्यादा जमातों वाला 3 साल और कम सीट्स वाला 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल करेगा, ये आपको काबिल अमल फार्मूला लग रहा है? ये इस पर कोई इत्तेफाक हो सकता है और ये चल सकता है आगे कामयाबी के साथ? देखिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले सामने आएंगे और अभी बहुत ज्यादा लेन देन होना है कि 3 साल ये रहे, 2 साल ये रहे। मतलब आप अगर उसकी नजरी सतह पे देखें, अगर कोई ऐसा प्रपोजल है और संजीदा है, काबिल अमल है, तो कोई मुज़ायका नहीं है। कि सवाल ही पैदा होता है कि ये नहीं होता कि जब आप इत्तेहाद बनाते हो कि जी आपकी बारी 2 साल की और मेरी 3 साल की, ये होता है कि मईशत के मामलात पर, खारजा पॉलिसी के मामलात के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर आपका नुक्ता नजर क्या है कि जब तक आपका इन चीजों पे वो नहीं होता, कंसेंसस नहीं होता कि आपको मईशत के महाज पे क्या करना है, आपको खारजा ताल्लुकात के महाज पे क्या करना है, वो चीजें होती हैं गवर्नमेंट को चलाने वाली। तो हमारे मेरे ख्याल में इन पार्टीज का ये मेरे ख्याल में बहस भी नहीं हो रही होगी, सिर्फ यही हो रहा होगा किसको क्या वजारत मिलेगी। लेकिन हुकूमत को 5 साल चलाने के लिए इन चीजों पे एक कुर्बत जरूरी है, इत्तेफाक जरूरी है। तो वो देखना होगा कि ये मतलब ठीक है कि शुरुआत करते हैं, कैसे चलते हैं। अगर पीडीएम वाला हालात रहे तो क्या होगा, SIFC की सब जो है इनके सामने मसला होगा। तो इट्स इजियर सेड देन डन।
अच्छा मौलाना साहब, जी आमिर साहब, अभी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवारों ने ज़्यादा सीट्स हासिल की तो उनका हक है कि वो हुकूमत बनाएं, लेकिन ये 90-92 के नंबर के साथ वो जो एक मैजिकल फिगर है 169 का, वहाँ तक पहुँचना, और फिर उनका मौक़िफ़ है कि हम पीपल्स पार्टी से भी कोलेशन नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की सूरत में आज़ाद ग्रुप सामने आ सकता है, लेकिन हुकूमत साजी की पोजीशन में नहीं है अभी ये लोग। नहीं, आजाद ग्रुप के तो सामने आने का सवाल ही पैदा नहीं हो, तो उसकी बहुत बड़ी वजह आपको ये समझ में आनी चाहिए कि उनके पास वो 90 के 90 भी इंटैक्ट हैं, तब भी वो लोग जो है हुकूमत नहीं बना सकेंगे, उनको इत्तेहाद करना पड़ेगा। और पीटीआई का जो मिजाज है कि ना वो एमक्यूएम के साथ ना पीटीआई उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, ना वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, ना ही वो एमक्यूएम के साथ इन हालात में उसका इत्तेहाद हो रहा है, तो फिर वो कैसे हुकूमत बनाएंगे? जाहिर है कि अगर वो फाल इसके खिलाफ का किरदार अदा कर सके वही बेहतर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जितनी जल्दी ये हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा उतना ही पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर है, चूँकि बड़े और मुश्किल फैसले आने वाली हुकूमत ने करने हैं। SIFC के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और नई हुकूमत किस तरह इन माशी चैलेंजेस का सामना करेगी। एक ब्रेक के बाद खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी थे। इलेक्शन हो गए, 4 रोज़ गुजर गए, लेकिन नताइज को लेकर इस वक्त सभी परेशान हैं। बहुत सारी जमातें, किसी के नंबर कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, और सभी इस वक्त इस कोशिश में कि वो हुकूमत बना सकें। कई जमातें मिलकर जब हुकूमत बनाएंगी तो वो कितनी स्टेबल हुकूमत होगी और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो मुआशी मसाइल हैं, क्या उनका हल इस हुकूमत के पास होगा? क्योंकि पिछले साल हमने देखा जब पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़बूहाली का शिकार थी तो उस वक्त जून 2023 में एक इनकलाबी कदम उठाया गया और न सिर्फ रियासत बल्कि हुकूमत ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया और SIFC की तश्कील दी गई कि उससे पाकिस्तान की मईशत को खासा इस्तेहकाम मिला। और आने वाले दिनों में इस SIFC के थ्रू बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है। UAE के साथ एक मुआहदा हो चुका है जिसमें 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। इसके अलावा कई और दीगर ममालिक के साथ इस SIFC के थ्रू बड़े बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी में एक ऐसा गेम चेंजर है कि जो पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख सकता है, पाकिस्तान की तकदीर को ये पलट सकता है। लेकिन उसके लिए भी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है कि एक स्टेबल हुकूमत आए और आने वाले दिनों में SIFC को बिल्कुल उसी अंदाज से लेकर आगे चले जिस तरह आसिम मुन्नीर साहब ने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेकर और खुसूसी दिलचस्पी के बाद इसको तश्कील दिया था। और उसके बाद कई ममालिक से उनके राब्ते भी हुए और उन ममालिक ने भी पाकिस्तान को इकनॉमिकली सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई थी। तो अब क्या सूरत हाल आगे बनेगी और ये जो इस वक्त एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है कि किसकी हुकूमत होगी, किसकी नहीं होगी, कब वो हुकूमत बनेगी, कितनी स्टेबल होगी और फिर कैसे वो मुआशी फैसले कर पाएगी, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हम इलेक्शन से पहले डिस्कस करते रहे कि इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, एक स्टेबल हुकूमत आना बड़ा ज़रूरी है और इकनॉमिकली स्टेबल फैसले होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज जब पोलिंग डे के 4-5 रोज़ बाद हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको होती नज़र आ रही हैं उसी तरह से जिस तरह हम पहले गुफ्तगू करते चले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस में घिरा हुआ है और सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त दरकार है वो ये है कि IMF का जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, अगर आप इसकी देखिए तो ये पहले फरवरी में हमने इसका रिव्यू कराना था, अब चले मार्च में चला गया है। और आई थिंक IMF ये उम्मीद कर रही है कि इनकमिंग गवर्नमेंट के साथ इसका आखिरी रिव्यू कराया जाए ताकि ये प्रोग्राम जो है आई होप के क्लोज होगा और हम ये अरेंजमेंट जो है इसको 9 माह का पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ आई थिंक जो नए प्रोग्राम के कॉन्टूर्स हैं वो तय करने बहुत ज़रूरी हैं। सो नई हुकूमत का आ जाना, अपनी प्रेपरेशन कर लेना, अपने कॉन्टूर्स अपने दिमाग में, वो चाहे मालियाती साइड पे हो, मॉनेटरी साइड पे हो, एनर्जी साइड पे हो, स्ट्रक्चरल साइड पे हो, उसका एक ओवरऑल जायज़ा लेकर एक माइंडसेट बना लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब यही चीज़ आपके सामने रखता हूँ तो दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस वर्क। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड है अनसर्टेनिटी का ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर्मेशन
और पाकिस्तान की अवाम ने जो इस वक्त मैंडेट दिया है वो ऑब्वियसली एक बात तो आया है ना कि एक स्प्लिट मैंडेट है और एक कोलिशन सामने आना है, वो जिन पार्टीज़ का भी आए। पर एक बात इसमें पॉजिटिव भी है, वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाएंगे वो ही, चाहे KPK में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सरहद में सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, दे विल हैव गवर्नमेंट देयर आल्सो। सो ऐसा नहीं है कि ये कोलिशन जो बनेगा उसकी नीचे स्ट्रेंथ नहीं होगी। सो आई एम रियली होपिंग कि अब ये सारे पॉलिटिशियंस मिलकर ये पहला जो इकोनॉमिक चैलेंज है इसको ओवरकम करेंगे। फिर दूसरा इकोनॉमिक चैलेंज जो बहुत बड़ा आपके सामने आ रहा है वो ये है कि एक बजट बनाना है। बजट रवायती नहीं हो सकता। ये मैं क्यों कहता हूँ? देखिए, अगर आप 7-7.5% के खसारे यानी कि 8-8.5 हज़ार अरब की बोरोइंग करेंगे जो इस साल कर रहे हैं आपने पहले 6 माह में 4,000 अरब की बोरोइंग की है, तो इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आएगी और पाकिस्तान का डेट भी बढ़ेगा। सो आने वाली हुकूमत को कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें सामने रखनी है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, पाकिस्तान के टैक्स पॉलिसी का रिफॉर्म, पाकिस्तान की सब्सिडी का रिफॉर्म। अब ये तो एक चैलेंजिंग चीज़ नज़र आती है। बट अच्छी बात यह है कि आपने SIFC का जिक्र किया। मैं SIFC के क़याम को थोड़ा सा, चूँकि PDM ही करके गई थी, लेट से उनका कोलिशन आ जाता है, तो वो खुद इसको जब मार्ज़े वजूद में लाई तो मेरा ख्याल है कि इसको एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे सोचना चाहिए। इसको बियॉन्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहिए। आपने सही बात रखी कि उन्होंने मायदे किए, UAE में भी हुए, चाइना से भी बात हो रही है, रेकोडेक पे भी बात आगे चल रही है, सऊदी अरेबिया से भी बातचीत है। हम अपने जो ज़मीन हमारे पास इतनी बड़ी है उसको कल्टिवेट करने के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी बात कर सकते हैं जी। पर मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़कर आपको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लाने के लिए, तभी बात हो रही थी कि हमने एक एनर्जी प्रोग्राम सर्कुलर डेट को कम करने का IMF के सामने रखा है। आपको मालूम है कि SIFC में वो भी गया, SIFC ने उसको तकवीत दी। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बहुत सी मिनिस्ट्रीज में काम इसलिए नहीं होता कि जो इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी स्पेशली NAB की अम्ब्रेला है उससे लोग घबराते हैं। SIFC के जो फैसले हैं, चूंकि वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट के हैं और वो NAB में चैलेंज नहीं हो सकते, सो दैट गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी फॉर दी पीपल टू गो एंड टेक डिसीजंस SIFC की अम्ब्रेला में। सो आई थिंक ये आने वाला फ्यूचर है। बट इन नो वे जो आने वाली हुकूमत है उसको बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने 2 काम किए हों। एक तो तैयारी की हो इन सब चैलेंजेस की जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये तो अगले 6 माह के चैलेंजेस हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि आई रियली कीप सेइंग दिस, और मैं अब तकरीबन अपने हर इंटरव्यू में, हर राइटिंग में, हर जरीदे में ये लिखता हूँ। देखिए, रियलाइज़ कीजिए कि पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस क्राइसिस में आया हुआ है। पाकिस्तान की थिंकिंग आउटसोर्स्ड है मल्टीलैटरल्स को। खुदारा अपनी थिंकिंग बनाइए, खुदारा अपने प्रोफेशनल्स एनर्जी के, प्राइवेटाइजेशन के, इन्वेस्टमेंट के और फाइनेंस के लाइए। और अंडर डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास्ट 2 एक्सपीरियंस हुए हैं, पिछले एक PDM गवर्नमेंट और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, वो दोनों चूंकि कोलिशन बेस्ड ही थे और एक बार फिर हम कोलिशन की तरफ जा रहे हैं स्प्लिट मैंडेट की वजह से, तो वो दोनों अदवार, उन पर भी ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। क्या फाइनेंशियली वो डिज़ास्टर थे? और अगर ये एक तीसरा कोलिशन सेटअप हम देखेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो अपने हल की तरफ जाएंगे? चूँकि फिर कोलिशन गवर्नमेंट में ये होता है, आपको एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ता है, और जो पाकिस्तान में तो खासा मुश्किल रहता है हमेशा। So that's a seriously good question। देखिए, दोनों अदवार में एक बात तो कॉमन है, हम जहाँ पे खड़े हैं, हम अपने कलीदी तौर पे एनर्जी सेक्टर के डेट को ठीक नहीं कर पाए ना। तो ये बात यहाँ है कि जब PTI ने टेक ओवर किया था तो क्या 1100 का सर्कुलर डेट था, छोड़ा 2300 पे, PDM ने छोड़ा 2600 पे, अब 2750 का सिर्फ पावर सेक्टर में है। गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है 2100 ओरिजिनल और ऊपर 700-800 लेट पेमेंट सरचार्ज में बना हुआ है। 5700 अरब रुपए का ये डेट बना हुआ है। सो अगर मैं यही कहूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी, यही एक बैरोमीटर ले लें। कोई भी हुकूमत, मेरा ख्याल है कि कलीदी फैसले जो है वो नहीं कर पाई। प्राइसिंग तब्दीली करके वक्त गुजरता रहा है। IMF की मरहम पट्टी वो भी हाफ हार्टेड, पिछला प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ दिया, अभी ये प्रोग्राम का आखिरी रिव्यू बाकी है। पाकिस्तान जो डीप स्ट्रक्चरल काम है वो नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कोलिशन में सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सो वो जो डिसीजन होता है वो मुश्किल डिसीजन होता है, और मैं समझ सकता हूँ इस बात को। पर यार, अच्छी बात यह है कि क्या आप किसी का मंशूर पढ़ें तो कोई ये नहीं कह रहा है कि बिजली के सेक्टर की तंजीमें ना होने वाली है। जब वो ये कहते हैं ना कि बिजली सस्ती देनी है, मैन्युफैक्चरर्स को भी देनी है, एग्री को भी देनी है, आपको, मुझे और वल्नरेबल को भी देनी है, वो ये कह रहे हैं कि खुदारा इसका कुछ कीजिए।
अब हम जैसे पॉलिसी मेकर्स की बात सुनेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि ये हल्की चीज़ों से, यानी कि जो पीस मील चीज़ें हैं या फायर फाइटिंग से नहीं ठीक होगा। इसके लिए फंडामेंटली डिस्कोस को बेचने से, आईपीपीज की जो शराइत हैं जो चाइनीज के साथ, उनको रीनिगोशिएट करना, थर कोल लाइन लॉसेस कम करना, जेनकोस को प्राइवेटाइज करना, तो खान साहब ये एक तरफ ये अमली इकदाम हैं जो कि आप बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, और एक तरफ वो मंशूर में किए गए वो सियासी वादे हैं जो कि आवाम से इलेक्शन से पहले किए गए। अभी अगर पीडीएम की जमातें हुकूमत में आ जाती हैं, कोलेशन के जरिए गवर्नमेंट बन जाती है, तो फिर आवाम तो वही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उनकी तनख्वाहें डबल होंगी, उन्हें कई तरह के कार्ड्स मिलेंगे। फिर वो मंशूर कहाँ जाएंगे जो कि वादे के तौर पर सामने रखे गए थे आवाम के? Can I say something honestly? अगर आप अभी देखें तो ओगरा ने एक प्राइस रिविजन जो है सुई कंपनीज की हुई है कि जो गैस की कीमतें हैं वो 1 जनवरी को जो उन्होंने किया 6 माह का जायजा, उसमें उन्होंने रिवाइज की हुई है, सुई साउथ की भी सुई नॉर्थ को भी। सो इसको रियलाइज कीजिए कि रिलीफ असल क्या है अगर हमने देनी है। रिलीफ सस्ती बिजली या सस्ती गैस देने से नहीं आती, रिलीफ इससे आएगी कि हम फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक करें, जिससे एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बेहतर हो ताकि उनको रकूम ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बेस बने। नेक्स्ट चीज़ जो लॉन्ग टर्म है, ट्रेड पॉलिसी को ठीक करना है, डीरेगुलेट करना है इकोनॉमी को, ताकि आप बोल की बजाय बोल 2 बनाएं, उसमें आप और लोग ज़्यादा रखें ताकि उनके घर पैसे जाएं और वो बिजली कॉस्ट ऑफ लिविंग को कर सकें। कॉस्ट ऑफ लिविंग की कुछ रिलीफ मैं समझता हूँ दी जा सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्लोगनरिंग में और जो वादे हुए हैं उनको कुछ पूरा भी करना है। उसका तरीका ये है कि 467 अरब रुपए की हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी देते हैं, उसको बढ़ा के 600, 650, 700 कर दीजिए। सो कुछ तो इस तरह संभालिए। पर खुदारा जो कलीदी फैसले हैं इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में 2 साल से चल रही है, 20-25% इन्फ्लेशन थी, फिर 20-25% आ रही है एवरेज। ग्रोथ रेट पिछले साल 0 था, इस साल 2-2.5% से ऊपर ग्रोथ नहीं होनी। करंट अकाउंट को संभालने के लिए हमने इंपोर्ट रोकी हुई है। बड़े कलीदी फैसले करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे थे, और ये वो तमाम फैसले हैं, ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि आने वाली हुकूमत को लेने हैं। इसलिए जितनी जल्दी एक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा, उतना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।